Dear students, welcome again. Now we shall start Unit 5, Human Physiology. As considering your examination, because half-yearly examination will be conducted, and after that this unit will be very important for you. And the previous units will be covered by in another videos. So we shall start Unit 5 as a Human Physiology. प्यारे बच्चों, इससे पहले कि जैसे कि हम लोगों ने कुछ यूनिट्स आपको पहले प्रीवियस सेक्शन की हम लोगों ने पढ़ाई है, उसको हम आगे भी वीडियो में ऐड करते रहेंगे। और इधर जो है कि हम लोग एक नई यूनिट जो आपकी है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको जो है साथ में ही स्टडी करेंगे। इस यूनिट के अंतर्गत आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो आपको स्टडी करने हैं। जैसे कि एक चैप्टर आपका दिया गया है, चैप्टर 14 है, जिसमें आपको पढ़ना है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर ये है, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 15 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसके बाद चैप्टर नंबर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर नंबर 17 लोकोमोशन एंड मूवमेंट। और इसके अलावा आपको फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम लोगों को डिस्कस करनी है इस सेशन में। वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर हमको ध्यान से डिस्कस करना है, तो हम उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, पहली लाइन में थोड़ा सा इंडिकेट किया गया है, द रिडक्शनिस्ट अप्रोच टू स्टडी लाइफ फॉर्म्स। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या होती है? ऐसी अप्रोच जिसमें कि हम माइन्यूट लेवल पर चीज़ों को स्टडी करते हैं, यानी सूक्ष्म स्तर पर जब हम स्टडी करते हैं तो ये कहलाती है रिडक्शनिस्ट अप्रोच। एक होती है प्रोग्रेसिव अप्रोच, जिसमें हम बड़ी चीज़ों को बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं, और जब सूक्ष्म लेवल पर यानी माइक्रो लेवल पर जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं तो ये कहलाती है आपकी रिडक्शनिस्ट अप्रोच ऑफ लाइफ फॉर्म्स। कहता है इन इंक्रीजिंग द यूज ऑफ फिजिको केमिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम फिजियोलॉजी के और केमिकल जो कॉन्सेप्ट होते हैं इन दोनों को साथ साथ स्टडी करते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्निक्स। तो टेक्निक्स का यूज करेंगे, उसमें कौन सी टेक्निक्स होंगी जिसकी हेल्प से हम लोग फिजिकल और केमिकल दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को, यानी फिजियोलॉजी को लेंगे साथ साथ में, और जो आपका रसायन होता है केमिकल, दोनों को साथ साथ पैरेलल स्टडी करेंगे। और दिस टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द रिडक्शनिस्ट अप्रोच। तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें और बताई गई, उसको आप ध्यान देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ स्टडी एम्प्लॉयड कहता है आइदर सर्वाइविंग टिश्यू मॉडल, या तो टिश्यू मॉडल पर एम्प्लॉयड की जाती स्टडी, यानी हम इसके बारे में ऊतकों के बारे में जो ऊतक आपके लिविंग फॉर्म में सर्वाइव करते हैं उस पर स्टडी करते हैं इस टेक्निक में। या फिर स्ट्रेट वे ऑफ सेल फ्री सिस्टम। सेल फ्री सिस्टम क्या होता है? जैसे कि एक कंडीशन ये होती है कि आप दो टर्म आपने पढ़े होंगे। एक टर्म आता है इन वीवो। इन वीवो जब उसको हम एक्चुअल लिविंग सिस्टम में स्टडी करते हैं, जहाँ पर वो पर्टिकुलर आप स्टडी कर रहे हैं या किसी मॉलिक्यूल को स्टडी कर रहे हैं या किसी सेल को स्टडी कर रहे हैं, उसी की जगह पर जहाँ वो पाई जा रही है, अगर उसी लिविंग सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं तो इस कंडीशन में बोलेंगे इन वीवो, यानी कि विद इन लिविंग सिस्टम, विद इन विथ इन लिविंग सिस्टम, यानी उसी लिविंग सिस्टम में जिसमें है, जहाँ पर सेल जिस जगह पर पाई जा रही बॉडी के पार्ट में, अगर वहीं पर आप इसको स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है आपका इन लिविंग सिस्टम। आप उसी लिविंग सिस्टम में स्टडी कर रहे हैं तो कंडीशन कहलाएगी इन वीवो। एक होती है इन विट्रो। इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन क्या होती है? इन विट्रो कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, इसको बाहर एक्सपेरिमेंटल तरीके से स्टडी करते हैं, यानी किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और उसके थ्रू जो है इसको हम स्टडी करेंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा, हम उन चीज़ों को सेल के बाहर के सिस्टम में स्टडी करेंगे, यानी सेल से बाहर किसी एक जगह किसी ऑपरेटस में या किसी यंत्र में उसको सेट करके तब स्टडी करेंगे, तो वो कहलाती कंडीशन इन विट्रो। यानी इन विट्रो वो कंडीशन है जो कि सेल के बाहर में स्टडी की जाती है, यानी कि लिविंग सिस्टम से बाहर उसको किसी एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं। और इन विवो वो कंडीशन होती है जबकि हम लिविंग टिश्यू में ही
यानी जो सजीव ऊतक होते हैं उसी में ही सीधे अध्ययन करते हैं। तो ये 2 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि आपको इसमें जाननी है, इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा और समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि इन स्टेट वे सेल फ्री सिस्टम, यानी सेल से बाहर यानी सेल से फ्री होकर किसी सिस्टम में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से क्या कहता है कि एन एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज रिजल्ट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस तरीके से एक बड़ा तरह का विस्फोट कर सकते हो या बहुत तेजी से नॉलेज का विकास होना किसमें होता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फील्ड क्या होती है, वह बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो कि लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं, और किस तरीके से मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और कैसे वो मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इसको हम साथ साथ पैरेलल स्टडी करते हैं। वन ऑफ द कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी, इसकी इसी के नाम पर एक मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट आया है जो कि बहुत ही सिनोनिमस है, यानी कि उसी के जैसा मिलता जुलता है, पर्यायवाची शब्द है विद द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, जो कि आपके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो उसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट ये है मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी। मॉलिक्यूलर फिजियोलॉजी में कहते हैं जो प्रोसेस होती है लिविंग सिस्टम में, उस प्रोसेस को उसमें आपके जो भी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं किस प्रकार से वो इंटरेक्ट करते हैं, कैसे वो उसमें जो है कि एक दूसरे से क्रिया करते हैं, इसको हम साथ साथ स्टडी करते हैं। जैसे एक टर्म और आपका बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स क्या होता है, लिविंग सिस्टम में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं जिसमें कि फिजिक्स के रूल्स अप्लाई होते हैं, फिजिक्स की जो प्रोसेस होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं भौतिकी के, वो जो इन्वॉल्व होते हैं उसको हम इसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से ये एक तरीके से आपस में क्या है, मिलते जुलते ये कनेक्टेड जो है प्रोसेस हैं जो कि सीधे सीधे मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, यानी कि अणुओं से ये जुड़े हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि सिस्टम बायोलॉजी, वन ऑफ द थिंग यू कैन सी हियर, सिस्टम बायोलॉजी द मेक्स अस बिलीव, हमको ये विश्वास दिलाती है कि ऑल लिविंग फिनोमेना आर इमरजेंट प्रॉपर्टीज ड्यू टू इंटरेक्शन एमंग कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम अंडर स्टडी, यानी कि जितने भी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जितने भी आपके सिस्टम्स पाए जाते हैं किसी लिविंग बॉडी, उसमें बहुत सारे सिस्टम होते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो इस तरह बहुत सारे उसमें क्या होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। और उन सिस्टम्स के अंदर भी बहुत सारी सेल्स होती है जो कि आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से वो इंटरेक्ट करते हैं। टिश्यू होते हैं उत्तक, वो भी आपस में क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी अंतःक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जब हम सिस्टमेटिक बायोलॉजी में स्टडी करते हैं तो ये देखते हैं कि जो सिस्टम बायोलॉजी है उसमें जो है कि बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज का इमरजेंस होता है, यानी विकास होता है जो कि इसमें आती हैं। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ साथ देखेंगे इसको भी, कहता है रेगुलेटरी नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो नेटवर्क जिसके थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स को यानी अणुओं को रेगुलेट करते हैं। ये कितनी मात्रा में उसकी सिंथेसिस होनी है, कितनी मात्रा में उसका बनना है, इसकी बात करते हैं। सुप्रा मॉलिक्यूल्स असेंबली, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है वो किस आधार पर, सुप्रा मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी सिंपल मॉलिक्यूल्स जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो सब मिलकर जो है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी जटिल मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी, इन सारी चीज़ों को हम पैरेलल इसमें स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से ये चीज़ें वर्क करती हैं कंटिन्यूअसली इन द प्रोसेस ऑफ द फिजियोलॉजी। दूसरी इंपॉर्टेंट बातें कुछ और हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं रेगुलेट, आप इधर इसमें देखेंगे कहता है इन दिस चैप्टर व्हाट विल बी डिस्कस, हम क्या क्या चैप्टर में इसमें डिस्कस करेंगे। देख तो इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है, जैसे कि द फर्स्ट थिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस होती है हमारी लिविंग बॉडी में, तो आप जानते हैं एक्सचेंज मेनली जो होता है गैसेस का, अगर लिविंग सिस्टम को हम देखें, हायर ऑर्गेनिज्म को देखें, तो मेनली कुछ गैसेस अपने वो बॉडी के अंदर उसके आती हैं और कुछ गैसेस बाहर निकलती हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे। मेनली आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बात की जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें कि ब्लड जो है, यानी रक्त जो है, जो वो किस प्रकार से वो प्रवाहित होता है पूरे शरीर में और उसका क्या शरीर में मुख्य कार्य है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे। लोकोमोशन, गति की बात करेंगे, मूवमेंट जो आपका है, ठीक है, इसमें किस प्रकार से जो इसमें विभिन्न प्रकार की जो है गतियाँ होती हैं उनकी स्टडी करेंगे। साथ साथ जो है कि दो इसमें इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन है और रेगुलेशन ऑफ बॉडी इवेंट्स एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, तो किस प्रकार से जो है कि एक दूसरे के साथ जो है समन्वय होता है और किस प्रकार उनका नियंत्रण होता है शरीर में विभिन्न चीज़ों का एक जीव के अंदर, इसको भी साथ साथ इसमें हम अध्ययन करेंगे।
जैसा कि आप आगे देख सकते हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। इनका नाम है आपका अल्फांसो कॉर्टी। ये नीट को देखते हुए इसको बताना पड़ रहा है, नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मेंशन करना आवश्यक है। इटालियन एटोनॉमिस्ट थे, एक जो है कि ये आंतरिक जो है अध्ययन करने वाले, यानी कि जो हम इस तरह की आंतरिकी के जब अध्ययन करते हैं, अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ आंतरिक संरचना के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं हम एनाटोमिस्ट। तो ये इटालियन थे, इटली के थे, और ये बॉर्न किए थे 1822 में। तो कॉर्टी ने काम क्या किया, इन्होंने अपने पूरे कैरियर में सबसे ज़्यादा स्टडी जो किया वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर इन्होंने वर्क किया। किसके? रेप्टाइल्स के। रेप्टाइल्स आप जानते हैं, ऐसे इनको हिंदी बोलते हैं सरीसृप, ऐसे ग्रुप जो होते हैं जिनमें क्रॉलिंग मूवमेंट होता है, इनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं, इसे तो इनमें जो इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं रेप्टाइल्स के, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जैसे छिपकली है, आपकी स्नेक्स हैं, ये सब इसके मेंबर्स हैं। तो इनमें जो है कि ऐसे जीवों में जो उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी हार्ट से जुड़ा हुआ और श्वसन से जुड़ा हुआ, और जो ये तंत्र है किस प्रकार से कार्य करता है, उसमें इन्होंने काफ़ी इसमें स्टडी किया। बाद में इन्होंने अपना अटेंशन अपना चेंज किया, अपना ध्यान जो है इन्होंने चेंज कर लिया मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर। मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम क्या होता है? वह सिस्टम जिसमें कि जो है कि जो सुनने की जो प्रक्रिया होती है उस मैमल्स में, यानी कि जो स्तनपायी जीव होते हैं, इनमें किस प्रकार से सुनने की प्रक्रिया होती है, उस पर इन्होंने फिर काफ़ी वर्क किया, इसमें अपना जो है स्टडी किया। इन्होंने क्या इस पर जो है कि एक पेपर भी पब्लिश किया, और उसमें ये स्टडी किया कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन होती है कॉकलिया में, कॉकलिया क्या होता है पहले आपको ये जानना आवश्यक है। कॉकलिया जो होता है वो इनर ईयर होता है, जैसे आपका जो कान होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, एक होता है इंटरनल ईयर या इनर ईयर जिसे बोलते हैं, आंतरिक कर्ण। तो एक बाह्य कर्ण हो गया, एक मध्य कर्ण हो गया, और एक जो है आंतरिक कर्ण हो गया। जो आंतरिक कर्ण होता है उसका एक हिस्सा कहलाता है कॉकलिया, और कॉकलिया में एक सतह जो होती है उसको बोलते हैं हम बेसिलर मेम्ब्रेन। सतही जो कला होती है उसको बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। उस पर कुछ जो है विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, रोएदार, जिसको हम बोलते हैं हेयर सेल्स। तो ये कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन कोशिकाओं का बहुत प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो भी साउंड होती है, जो आवाज़ होती है, आवाज़ में जो आपके कंपन होता है, जिसको वाइब्रेशंस बोलते हैं इंग्लिश में, इन कंपन्स को क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को वो जो है कि ट्रांसफ़र करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं किसको? नर्व इम्पल्सेस में। यानी जो वाइब्रेशंस होती हैं उनको जो है कि आपकी जो नर्व होती हैं, उन नर्व की जो है कि छोटी-छोटी इम्पल्सेस में उनको जो है कि चेंज किया जाता है। अब इम्पल्स क्या होता है? इम्पल्स जैसे आप समझते हैं कोई चीज़ जो है अगर इलेक्ट्रॉनिक रूप में धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रही है, छोटे-छोटे कणों के रूप में, एक जो है तरंग के रूप में जब बढ़ती है, तो यह जो है इस तरह बढ़ने वाली जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं हम इम्पल्स। तो ये इम्पल्स जो होती है जब हमारी जो कि मुख्य रूप से जो आपकी नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें इतना तंत्रिकाएँ होती हैं, तो वह उसमें जब इस तरह से कोई चीज़ जो है कि कंपन बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं हम इम्पल्स। तो यानी ये नर्व इम्पल्स में ये इसका मुख्य प्रमुख कार्य होता है। तो यानी बेसिलर जो मेम्ब्रेन होती है आंतरिक कर्ण की, वह जो है कि आवाज़ के कंपनों को नर्व इम्पल्स में बदलने का कार्य करती है, और वही इम्पल्स हमारे जो है कि फिर हमारे नर्व से होते हुए वह हमारे जो है कि ब्रेन तक जाती है, यानी हमारे एक ब्रेन के एक हिस्से में जाती है, और जिस जिस वहाँ जाने के बाद ब्रेन जो है उन इम्पल्स को स्टडी करके ये आवाज़ को पहचानने का कार्य करता है। तो वह हिस्सा जिससे कि जहाँ पर साउंड की वाइब्रेशंस को, यानी कि आवाज़ की कंपनों को बदला जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टी, यानी कार्टी का अंग कहा जाता है। यानी वो कौन सा हिस्सा है? ये वो हिस्सा है जो कि आंतरिक कर्ण के अंदर होता है, और उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और ये इनका बहुत बड़ा जो है कि एक कंट्रीब्यूशन, एक योगदान था, जिसके आधार पर जो है कि वर्तमान में हम जो है सुनने की जो प्रक्रिया होती है एक मानव द्वारा या अन्य अन्य जीवों में होती है, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको हम समझ सकते हैं इनके कार्य के द्वारा। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर आपका 14, चैप्टर नंबर 14, और इसमें पढ़ना आपको है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि आपके सांस लेने की क्रिया यानी श्वसन, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गैसों का
आदान प्रदान। तो ये कैसे होता है इसमें इस चैप्टर में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, एक सामान्य उदाहरण में अगर स्वयं को लें तो अपने अंदर भी ब्रीदिंग श्वसन की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत जो है हम श्वास को अंदर लेते हैं और इसके बाद हम श्वास को बाहर निकालते हैं। तो जो श्वास को हम अंदर लेते हैं तो एक प्रमुख प्रकार की या विशेष प्रकार की जो गैस होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है, जैसे कि हम जानते हैं ऑक्सीजन प्रवेश करती है। और फिर जब हम उसको बाहर निकालते हैं, जो जिस हवा को वायु को बाहर निकालते हैं उसमें एक प्रमुख मात्रा जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड की होती थी। यानी वह प्रक्रिया है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है वह ऑक्सीजन जो है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं में या कोशिकाओं के जो समूह ऊतक होते हैं यानी टिश्यू होते हैं, सेल्स में जो है वो उपयोग की जाती है। और उसका उपयोग करके जो है कि जो जटिल प्रकार के जो आपके अणु होते हैं या पदार्थ होते हैं या जो कंपाउंड होते हैं उनको जो है तोड़ा जाता है। और तोड़ने के बाद जो होता है बहुत सारी मात्रा में जो है उसमें ऊर्जा जो है कि निकलती है और साथ में एक विशेष प्रकार की आपकी गैस भी निकलती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो हम चैप्टर को भी स्टडी करेंगे और टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। कहता है एज यू हैव रीड अर्लियर, जैसे तुमने पहले भी पढ़ा है, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन जो होती और जीवों द्वारा जो है उपयोग की जाती है टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसको किसको तोड़ने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक। तो इनडायरेक्टली जो है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करती है और किसमें, सिंपल मॉलिक्यूल्स में, यानी सिंपल रूप में। सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक इधर ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, एक्सेट्रा। तो यानी ऐसे सिंपल मॉलिक्यूल्स जिनको कि ऑक्सीजन जो है प्रयोग की जाती है ब्रेक करने के लिए, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को तोड़ने के लिए, टू डेराइव एनर्जी को प्राप्त करने के लिए, टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी, जिसके द्वारा बहुत सारे कार्य जो है एक जीव कर पाता है। जैसे कि आपको चलने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वह ऊर्जा जो होती है वह इन्हीं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनको तोड़ने के द्वारा जो है कि वह ऊर्जा जो है कि हमको प्राप्त होती है। और साथ में जो है एक विशेष प्रकार की एक गैस भी बनती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल, जो कि हार्मफुल है यानी नुकसानदायक है। क्योंकि ये होता क्या है, ये नुकसानदायक क्यों है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, तो सो उसको जो है कहीं यूटिलाइज नहीं कर सकता शरीर। और ऐसी कोई भी चीज़ जो कि शरीर के अंदर उपयोग नहीं की जा सकती है, वह जो है कि गैस जो होती है या कोई भी पदार्थ है वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए उन पदार्थों का शरीर से बाहर निकाला जाना आवश्यक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह जो है कि रिलीज कर जाती है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो आपकी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो है कि उपचय प्रक्रिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपचय, कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और उसमें जो है कि कैटाबॉलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि उपचय में क्या होता है, जो जटिल जो आपके विशेष प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उनको जो है तोड़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, तो इनको तोड़ने की जो ये रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं हम कैटाबॉलिक रिएक्शन, यानी उपचय क्रिया। और उसके द्वारा जो है कि तोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है, निकलती है बाहर। और वो कि चूंकि बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है उसको इसलिए उसको जो है शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। कहता है इट इज़ देयर फॉर एविडेंट, इसलिए प्रमाण है दैट O2 हैज कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल। जो ऑक्सीजन गैस है वो लगातार जो है कि प्रोवाइड की जाती है शरीर को। यीशु तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण प्रमाण है कि O2 जो है हैज कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल, लगातार जो है सेल्स को प्रोवाइड की जाती है यानी प्रदान की जाती है। और CO2 जो है प्रोड्यूस होती है लगातार बाय द सेल। तो यानी कोशिकाओं द्वारा सेल को लगातार जो है ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है, आपूर्ति की जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगातार सेल से प्रोड्यूस होती रहती है, वो बनती रहती है और उसको जो है कि बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें कि ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है, ऑक्सीजन जो है सेल्स के पास जा रही है, जिसमें सेल्स जो है ऑक्सीजन को उपयोग करती हैं और
CO2 जो प्रोड्यूस होती है उसको लगातार बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रक्रिया को यानी द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कि एक तरफ से ऑक्सीजन किसका एक्सचेंज किसका हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, यानी कि सीधे सीधे पर्यावरण से या वायुमंडल से जो है ऑक्सीजन जो है का आदान हो रहा है, और CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स, और जो CO2 जो है उत्पादित हो रही है, जो प्रोड्यूस हो रही है, उसका जो है कि प्रदान हो रहा है एटमॉस्फेयर को। तो ये कहलाती प्रोसेस ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग वह प्रक्रिया है, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कि वायुमंडल से ऑक्सीजन को जो है कि अंदर लिया जा रहा है उपयोग के लिए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्रोड्यूस हो रही है, जो उत्पादित हो रही है, उसको वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है आपकी ब्रीदिंग। इस कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, इसको हम रेस्पिरेशन नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आपका श्वसन भी कहते हैं। तो आपका रेस्पिरेशन और श्वसन में बहुत खास एक डिफरेंस यही है कि सामान्य रूप से, सिंपल रूप में तो हम ये कहते हैं ब्रीदिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें कि हम ऑक्सीजन को वायुमंडल से अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और जब हम ये बात करते हैं कि ऑक्सीजन जो अंदर लेते हैं वह जो है कि उपयोग की जाती है कोशिकाओं द्वारा बहुत सारे पदार्थों के तोड़ने में या उनको जटिल यौगों को तोड़ने में उसका उपयोग किया जाता है, और उसके द्वारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है या वो निकलती है और वो फिर बाहर चली जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाती है आपकी रेस्पिरेशन। तो एक जनरल सा ये सामान्य सा अंतर है कि रेस्पिरेशन में जो होता है ऑक्सीजन जो होती है वह उपयोग की जाती है कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों को तोड़ने में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ब्रीदिंग जो होती है बहुत ये इम्पोर्टेंट फिनोमेना होती है, और ये कैसे जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं या हम लोग हैं कैसे जो कि हम श्वसन करते हैं। तो श्वसन कहने में तो सिंपल चीज़ है, लेकिन आप ये देखते हैं कि श्वसन करने के लिए भी हमारे शरीर में या बहुत सारे अन्य जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनमें विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। और ऐसे जो अंग पाए जाते हैं जो कि श्वसन में या ब्रीदिंग प्रक्रिया में भाग लेते हैं या जिनमें ब्रीदिंग प्रक्रिया होती है, ऐसे अंगों को हम श्वसन अंग के नाम से जानते हैं। तो उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन और हिंदी में बोलते हैं श्वसन अंग। तो यानी ऐसे अंग जो कि श्वसन की प्रक्रिया में को संपादित करते हैं उनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कहते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, the mechanism of breathing are described in the following section of this chapter। तो इसमें हम जो है कि दो चीज़ों को साथ साथ स्टडी करेंगे। क्या समझेंगे, एक तो ये समझेंगे कि जो आपकी प्रक्रिया है श्वसन की जो कि एक विशेष प्रकार के अंग में होती है तो उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग कहते हैं। और यह प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी इस प्रक्रिया की श्वसन की जो क्रिया विधि है यानी जो मैकेनिज्म है कि किस प्रकार से प्रक्रिया होती है, इसको इन दोनों बातों को हम आगे के टॉपिक्स में समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं स्लाइड में कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा की गई है, यानी श्वसन अंगों के बारे में चर्चा की गई। तो श्वसन अंग जो होते हैं ये आपके विभिन्न प्रकार के आपके जितने भी प्राणी होते हैं जिनमें कि खासकर जो कि विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं उसके माध्यम से ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ऐसे कुछ बहुत सारे जीव पाए जाते हैं जिनमें कि अलग अलग तरीके से या उनके अलग अलग जो अंग होते हैं, अलग अलग जो हिस्से होते हैं शरीर के, वह किस प्रकार से श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसके बारे में एक हम जो है कि सामान्य जो है अध्ययन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी माने अलग अलग, ये विभिन्न होती है या अलग अलग होती है एमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल, अलग अलग जंतुओं के समूहों में, डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट्स, यानी कि उनके आवास स्थलों के आधार पर उनमें जो है अलग अलग प्रकार की प्रक्रिया होती है। जैसे हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम लोग स्थल पर रह रहे हैं तो हम जो है कि सीधे वायुमंडल से सीधे ऑक्सीजन को ले रहे हैं अपने एक विशेष अंग के द्वारा, उसमें जो है कि हम श्वास ले पा रहे हैं, जिसमें कि आप जानते हैं कि हम अपने अंदर लंग्स होता है और एक उसके लिए लंग्स तक पहुंचने के लिए जो है स्पेशल प्रकार की वायु नली होती है
और आपके नाक वाले जो तंत्र होता है, नाक का जो बना हुआ एक स्पेशल हिस्सा है, उसके थ्रू जो है ऑक्सीजन वगैरह एंटर करती है। लेकिन हम जब ऐसे एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल में, उदाहरण में, ऐसे जंतु जो कि पानी में रहते हैं। अब जो पानी में रहते हैं तो वहाँ तो ये डायरेक्ट एयर को लेने के लिए ऐसी कोई वायु नली तो होती नहीं है। तो अगर वो वहाँ पर है तो वो किसी दूसरे प्रकार के अंग की सहायता से जो है कि वो श्वास को या ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और किस प्रकार का जो है कि उसके शरीर की संरचना है, वो शरीर की संरचना में जो अंग है जो कि श्वसन में कार्य कर रहा है, वह सिर्फ ऊतक है, यानी केवल ग्रुप ऑफ सेल्स के रूप में ही कार्य कर रहा है, या वो एक विशेष प्रकार का वो एक अंग है। तो ये भी साथ साथ इसमें हम स्टडी करते हैं। जैसे कि नाम दिया गया है लोअर इनवर्टिब्रेट्स, यानी कि जो कि निम्न अकशेरुकी हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें कि वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है, आपका जो बैकबोन होता है, अगर जिनमें नहीं पाया जाता, ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जिसमें नोटोकार्ड नहीं होता है, इनको हम बोलते हैं अकशेरुकी जीव। तो जो निम्न अकशेरुकी वर्ग होते हैं वो किस प्रकार से जो है श्वसन करते हैं, जैसे कि उदाहरण में नाम दिया गया है स्पंज। आपकी जो स्पंज जो एक विशेष प्रकार की जो एक्वेटिक जो है कि आपके एनिमल्स होते हैं, उनमें देखा जा गया है। सिलेंट्रेट है आपके, एक अलग प्रकार के समूह का जो है प्राणियों का समूह है। फ्लैटवर्म जिसको पीता कृमि कहते हैं, ये अलग प्रकार। ये एक्सचेंज कैसे करते हैं? एक्सचेंज ऑफ O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब एक और टर्म है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या है, इसको भी साथ में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। डिफ्यूजन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जो भी वायु होती है वह अपने अधिक मात्रा की तरफ से कम मात्रा की तरफ जाती है, जैसे कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जैसे कि उदाहरण में समझे कि अगर मान लीजिए जैसे घर में एक LPG का सिलेंडर, जो इस पे खाना रसोई वाला गैस का जो सिलेंडर होता है, अगर वो घर में किसी कोने में रखा हुआ है तो उस सिलेंडर के अंदर बहुत सारी गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में भरी होती है, और किसी कारण से वो हल्का सा लीक होता है। तो वहाँ से जब गैस निकलती है तो वो कमरे के अन्य हिस्से में कैसे पहुँचती है, क्योंकि जिस जगह पर वो जिस सिलेंडर में भरा हुआ वहाँ तो उसकी मात्रा ज़्यादा है, लेकिन वो हिस्सा जहाँ पर वो वहाँ से लीक होने के बाद जब वो निकलती है तो उन हिस्सों में क्या होती है, उस गैस की मात्रा कम होती है। तो यहाँ वहाँ से वो उन हिस्सों तरफ जाती है जहाँ जहाँ पर उसकी मात्रा नहीं है या बहुत ही कम है, तो उस तरफ ही बढ़ती है। तो इस तरीके से गैस जो होती है वो अधिक प्रेशर तरफ से कम प्रेशर तरफ जाती है, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की तरफ ये बढ़ती है। तो जब अधिक सांद्रण से कम सांद्रण तरफ इस तरह जो बढ़ती है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम सिंपल डिफ्यूजन, या सामान्य आपको एक टर्म कहता है विसरण, हिंदी में बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि जो आपकी गैसेस होती हैं वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ बढ़ती रहती है। तो इसी कारण जो है आप किसी दूसरे कमरे में बैठे रहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे जो है गैस लीक होने की महक आ रही। क्यों? क्योंकि गैस वहाँ से जब वो लीक हो रही तो आप तक पहुँच रही, क्यों? क्योंकि वो अधिक प्रेशर से कम प्रेशर वाले एरिया की तरफ पहुँच रही है, और ये प्रक्रिया भी कहलाती है विसरण। तो ऐसे जो जीव होते हैं इनमें क्या होता है कि ये अपने सामान्य रूप से जो इनका शरीर होता है, जो इनकी संरचना होती है, जो कि आप जानते हैं जैसे सिलिंड्रेट आपके स्पंज की बॉडी है मान लो, तो इसके सीधे इस सरफेस से, बॉडी की जो सरफेस होती है, इसी से ही डायरेक्ट जो है गैस जो है आपकी जो वायु होती हैं वो अंदर जाती हैं और यहीं से फिर बाहर निकलती हैं। तो यानी ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो O2 आराम से इसके अंदर चली जाती है ऑक्सीजन, और CO2 जो होती है वो आराम से बाहर आती है। कहाँ से? यानी कि सरफेस से, यानी कि शरीर की सतह से ही, इसके शरीर की सतह से ही आपका गैस का स्थानांतरण होता है, यानी आदान प्रदान होता है। तो जो पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी से ऐसे ऑक्सीजन अंदर आएगी और CO2 जो है बाहर जाएगी। इसमें खास इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका ध्यान रखना है। तो ऑन देयर एंटायर बॉडी सरफेस, यानी पूरे पूरे शरीर की सतह से जो है सामान्य विसरण यानी सिंपल डिफ्यूजन में आपकी जो गैसेस होती हैं वो आदान और प्रदान होती है। ऐसा क्यों होता है? एक और चीज समझना, CO2, क्योंकि CO2 कोशिका में बनेगा। अभी हमने इससे पहले चर्चा की थी कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो कुछ पदार्थों को तोड़ती है और उसके द्वारा CO2 का निर्माण होता है। जब CO2 की मात्रा अंदर बढ़ने लगेगी तो ये CO2 क्या होगी, अधिक से कम
कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, इस नाते ये बाहर आ जाती है। और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा होती है, O2 आपकी ज़्यादा होती है, अंदर जो यहाँ पर कम होती है, इस नाते ये बाहर से अंदर तरफ चली जाती है। कैसे? सिंपल डिफ्यूजन द्वारा इस प्रकार से अंदर जाती है। जैसे कुछ उदाहरण और दिए गए हैं आपके, आप देख सकते हैं। अर्थवर्म्स, आपके जो केचुए होते हैं, कहता है यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। एक जो है इनके ऊपर मॉइस्ट मतलब एक नरम जो है, नम जो है, एक जो है ऊपर की एक जो है कवरिंग की लेयर होती है। क्यूटिकल कौन सी होती है? क्यूटिकल वह एक लेयर होती है, वह एक त्वचा के ऊपर एक स्पेशल प्रकार की जो है कि एक सतह होती है जो कि उसको जो है तमाम तरह के डैमेज या नुकसान से बचाती है। तो इसकी जो ये त्वचा भी होती है ऊपर की, क्यूटिकल जो होती है वो बहुत ही नरम होती है, और इसमें जो है कि आसानी से ऑक्सीजन जो होती है वो अंदर चली जाती है, और इसके थ्रू CO2, इसी के द्वारा जो है CO2 बाहर आ जाती है। तो यानी कि क्या हुआ कि इसमें भी सिंपल जो है कि डिफ्यूजन ही होता है, जिसके थ्रू जो है कि ये कार्य करता है। अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स कहता है हैव ए नेटवर्क ऑफ ट्यूबूल, एक ट्यूब का नेटवर्क होता है। अगर एक हम इंसेक्ट बॉडी को सोचें, मान लो ये हेड पार्ट है और इसकी बॉडी का पार्ट है, और फिर आप ऐसे देखेंगे, ऐसे एक इंसेक्ट की बॉडी मान लो, हम इसको देखते हैं, एक इंसेक्ट बॉडी है, तो इंसेक्ट बॉडी में एक जो है नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। एक ऐसे सेंटर में एक ट्यूब होगी ऐसे, इस तरह से, और इसके जो है कि ऐसे ऐसे इसमें अलग से सारी ट्यूब्स लगी रहती हैं ऐसे। तो ये जो सारा ट्यूब का सिस्टम होता है, तो यानी एयर जो होती है वो आपके इस ट्रैकियल ट्यूब में एंटर करती है। और ये कैसे एंटर करेगी? क्योंकि ये जो ट्यूब्स होती हैं ये जगह जगह किनारे किनारे पर शरीर के पास में यहाँ पर जो है छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्रों से ऑक्सीजन एंटर करके इस ट्यूब में चली जाती है, और फिर इस ट्यूब की सहायता से जगह जगह पूरे हिस्से में और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ये जो है आसानी से पहुंच जाती है। तो इस तरीके से जो जो विशेष प्रकार की जो ट्यूब होती है इसको बोलते हैं हम ट्रैकियल ट्यूब, और यही इसी ट्रैकियल ट्यूब में जो ऑक्सीजन होती है वो एंटर करती है, और फिर जितनी सारी कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, सारी कोशिकाओं के पास जो है ऑक्सीजन आसानी से ट्रैकियल ट्यूब की सहायता से पहुंच जाती है। और फिर जब ऑक्सीजन उपयोग की जाती है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, और वह कार्बन डाइऑक्साइड पुनः जो है वापस ट्रैकियल ट्यूब में जाती है, और फिर ट्रैकियल ट्यूब से जो है कि होकर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं शरीर की सतहों पर, उससे निकलकर ये बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया जो है काम करती है, और इस प्रकार से जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है सीधे एटमॉस्फेयर से बॉडी के बीच होता रहता है। स्पेशल वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर्स, कुछ विशेष प्रकार की वेस्कुलाइज क्या होती हैं? ऐसी स्ट्रक्चर जिसके थ्रू जो है कि गैसेस जो हैं ट्रांसफर हो सकती हैं, यानी ऐसी ट्यूब्स, ऐसी संरचनाएं जिनकी सहायता से जो है कि गैसेस जो है ट्रांसफर होती है, उसको बोलते हैं वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर्स। तो जैसे एग्जांपल में है गिल्स। गिल्स जो होते हैं आपकी, आप जानते हैं कि स्पेशल प्रकार का जो है कि ऑर्गन है, एक विशेष प्रकार का अंग है जो है कि ऐसे जीवों में पाया जाता है जो कि मोस्टली जो है कि आपके एक्वेटिक होते हैं, जो यानी जो कि जल में निवास करते हैं। तो यह जो है कि इसमें खास बात होती है, गिल्स पाई जाती हैं, और इसको हम, और गिल्स की सहायता से जो होने वाला रेस्पिरेशन होता है इसको बोलते हैं हम ब्रैकियल रेस्पिरेशन। तो गिल्स जो है आपने फिशेस वगैरह में देखा होगा, अगर एक फिश की स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो फिश की स्ट्रक्चर में जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं, और इस संरचनाओं को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें जो है कि इस तरीके से इनमें स्पेशल प्रकार की संरचनाएं, इस प्रकार से उनका निर्माण होता है, और ये जो होती हैं संरचनाएं ये आपकी कहलाती हैं गिल्स। तो गिल्स से जो होता है, इसमें क्या होता है कि वाटर जो पानी के अंदर रहते हैं, तो ये पानी के अंदर वाटर के थ्रू ही ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होती है। तो एक फिश के अंदर माउथ के थ्रू और ये एंटर करती है, और फिर वहां से जो है इसके थ्रू इधर से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो इसी जगह पर जो है कि ऑक्सीजन जो होती है, यहीं पर आपकी ब्लड भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है, ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर एंटर कर जाती है, और वहाँ ब्लड से CO2 जो है वो बाहर तरफ निकल आती है। तो इस प्रकार से गिल जो होती हैं ये कहते हैं दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो गिल्स होती हैं ये जो है कि एक महत्वपूर्ण जो है कि भूमिका निभाती हैं गैसियस आदान प्रदान में। तो ये किसमें ज़्यादातर होता है? आपके मोस्टली एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में, मोलस्क्स में,
और फिशेस में भी होता है। ये खास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहता है वेयर ए वेस्कुलाइज्ड बैग्स कॉल्ड द लंग्स, इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी रेस्पिरेशन इसको नाम दिए जाने का एक कारण है क्योंकि इसमें स्पेशल टाइप की जो है कि एक जो है संरचना जो है कार्य करती है, एक विशेष प्रकार की जो है कि एक नलिका होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी हम आर्टरी बोलते हैं, और वह जो है कि उसमें एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है गैसेस एक्सचेंज में। इस नाते इसको हम पल्मोनरी श्वसन भी कहते हैं। और ये जो वेस्कुलराइज जो स्पेशल बैग होते हैं, ऐसी संरचनाएं जिसमें कि जो है कि गैसेस जो है आसानी से मूव कर सकती हैं, चल सकती हैं, इनको हम बोलते हैं लंग्स यानी फेफड़े बोलते हैं। और ये विशेष प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये विशेष प्रकार के जीवों में पाई जाती हैं, ज़्यादातर ऐसे जीवों में जो कि टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं, जो कि ज़मीन पर रहते हैं, और ऐसे जो है कि प्राणियों में ये पाए जाते हैं। और ये हेल्प करते हैं इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस के एक्सचेंज में ये सहायता करते हैं। तो गैसेस एक्सचेंज में सहायता करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में कुछ नाम हम देखेंगे, जैसे कि उदाहरण में कहता है ऑल वर्टिब्रेट्स, ऐसे वर्टिब्रेट्स वो वर्टिब्रेट्स में जिनमें बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। जैसे फिशेस में दिया है यूज गिल्स, फिशेस जो है गिल्स का प्रयोग करते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं। रेप्टाइल्स हैं सरीसृप यानी जिसमें कि सांप वगैरह आपकी छिपकली वगैरह आती हैं। बर्ड्स हैं जिसमें चिड़ियों का समूह आता है। और मैमल्स जो कि स्तनपायी जीव होते हैं, ये रिस्पायर करते हैं थ्रू लंग्स। ये सब तो लंग्स से करते हैं आपकी, एम्फीबियंस में भी है, रेप्टाइल्स में भी है, बर्ड्स में भी, मैमल्स में है। एम्फीबियंस में एक और ख़ास बात होती है कि एम्फीबियंस जो होते हैं लंग्स के अलावा भी ये आपके उससे स्किन से भी ये आपको ये रिस्पायर करते हैं। तो फ्रॉग जब तक पानी में रहता है, यानी कि मेढक का उदाहरण लें एम्फीबियंस का, तो ये तो पानी में रहता है तब तो ये स्किन की सहायता से ये श्वसन करता है, स्किन में ही सीधे ऑक्सीजन एंटर करती है। ऑक्सीजन मिलती कहाँ से है? पानी में जल जो होता है, जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है जिसको हम बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है वही ऑक्सीजन जो है उसके स्किन यानी त्वचा के थ्रू जो है एक फ्रॉग की बॉडी में स्किन है, त्वचा है, स्किन स्किन इसके त्वचा के थ्रू जो है कि वो ऑक्सीजन जो है वाटर से ही हो, वाटर में घुलित ऑक्सीजन होती है, जो वाटर में पाई जाती है, वही ऑक्सीजन जो है इसकी त्वचा से इसके अंदर चली जाती है। और जो CO2 इसके अंदर बनती है कोशिकाओं द्वारा, वह जो है कि इसी त्वचा से निकल के बाहर आ जाती है। तो ये जो है कि एम्फीबियंस में एक खास प्रॉपर्टी है जो कि आपको ध्यान रखनी है कि इनमें जो है दो तरीके से होता है। जब ये जल के अंदर होता है तो स्किन के माध्यम से यानी त्वचा के माध्यम से इसमें श्वसन होता है, और जब ये बाहर जमीन पे रहता है उस समय में इनमें जो श्वसन होता है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है, यानी लंग्स के माध्यम से होता है। और जब ये फिशेस जो होती है वो नॉर्मली पानी में ही पाई जाती है, तो उनमें विशेष प्रकार का एक अंग पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम गिल्स, और उन्हीं गिल्स की सहायता से जो है कि इसमें जो है कि श्वसन होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनको कि आपको समझनी है। थोड़ा सा और देखेंगे, जिसे दिया गया है एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एग्जाम्पल दिया गया मेढक का, कैन रिस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ये अपनी नम जो है त्वचा, जो नम त्वचा होती है जिसको हमको से होता है इसमें श्वसन, इसको बोलते हैं क्यूटेनेसियस रेस्पिरेशन, यानी कि इसके ऊपर जो जो त्वचा यानी त्वची श्वसन कह सकते हैं इसको। तो त्वची श्वसन होता है, त्वचा के माध्यम से इसमें जो है कि गैसों का आदान प्रदान दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये खास महत्वपूर्ण बात थी जिसको कि आप मैं समझता हूँ कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। आगे जैसे आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसकी चर्चा हम लोग जो है अगले आपके सेशन में यानी नए जो है कि आपके वीडियो सेशन में इस पर हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।